हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का जो क्लास 11th का एग्जाम होने वाला है उसमें हर सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो एमसीक्यू में होगा। हर सब्जेक्ट का एग्जाम एमसीक्यू में होगा और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को एमसीक्यू पढ़ाऊंगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईटीपी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सीईए यानी कि बीएमटी और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस। तो जैसा कि आज प्रॉमिस किया था आप लोगों को, तो ये हम लोगों का अकाउंटेंसी का जो है वो हम लोगों का सेकंड क्लास है, ठीक है। और हम लोग आज अकाउंटेंसी का जो है वो सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक टर्मोलॉजी यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्मोलॉजी यानी आधारभूत लेखांकन शब्द। बहुत इजी। इस पूरे अकाउंटेंसी में बात करें, अगर कोई चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है तो वो ये चैप्टर है। मैं आप लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जो है कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आपको जानने जरूरी है। जैसे एसेस्ट क्या होता है, फिक्स एसेस्ट क्या होता है, करंट एसेस्ट क्या होता है, उनके एग्जांपल्स, लायबिलिटी क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। बस आपको कुछ नॉर्मल बेसिक टर्म्स याद रखने हैं। वो टर्म्स ऐसे हैं जिसमें से आपको हर चीज के बारे में पहले से ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो डिटेल में आप लोगों के लिए नोट्स लेके आया है। तो आप भी चलो मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ साथ जो है वो नोट्स बनाने आप लोग स्टार्ट करोगे। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ये एमसीक्यूज वही होगा जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में। ये चलो देखो, और मेरे साथ साथ जैसे मैंने नोट्स बनाया है वैसे आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे, ओके। यहां देखो क्या लिखे हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है जी? लेन देन। नॉर्मल समझना, एक बिजनेस जो होता है वो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन। सपोज कर लो कि कोई भी दुकान अगर खुला है तो उस दुकान में जो है वो दुकानदार सामान को बेचेगा, यानी उसके यहां से सामान जाएगा और उसको कैश मिलेगा। यानी जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है तो यही चीज क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। और एक बिजनेस स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से। देखो ट्रांजैक्शन दो तरीके का होता है, एक कैश और एक क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि उधार में लेन देन हुआ और कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि नगद में लेन देन हुआ। लेकिन आपको याद रखना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में बेसिकली आपको याद रखना है 5 तरीके का, एक बिजनेस के अंदर 5 तरीके का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पाया जाता है। एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। सबसे पहला क्या होता है? कैपिटल, जिसको पूंजी बोला जाता है। इसके बाद लायबिलिटी, जिसको दायित्व बोला जाता है। एसेस्ट, जिसको एसेस्ट यानी संपत्ति बोला जाता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जिसको खर्च एवं हानि बोला जाता है। और इनकम एंड गेन, जिसको आय एवं लाभ बोला जाता है। तो एक बिजनेस के अंदर में ये 5 नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पाया जाता है, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेस्ट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। हमको बस इन्हीं सभी चीजों के बारे में एक एक करके समझना है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि सर ये कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो बच्चा नॉर्मल बात है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। इसका मतलब सर सिंपल है कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी पैसा या जो भी सामान लगाया जाता है, जितना भी रुपया, जितना भी पैसा या जो भी सामान लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है वो उस बिजनेस का कैपिटल यानी कि पूंजी कहलाता है। सपोज कर लो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो है आप 1 लाख रुपया उस बिजनेस में लगाए। कितना रुपया भाई? 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाए। तो यही 1 लाख रुपया आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लायबिलिटीज का। अब ध्यान से समझना, लायबिलिटीज सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज समझना है। देखो अच्छा से लायबिलिटी को समझने के लिए ऊपर में टॉप में हम लोग लिखे हैं लायबिलिटीज। अब अच्छा से समझना, इसको अच्छा से समझा रहे हैं। हाँ जी, देखो ये जो हम लोगों का लायबिलिटीज है, थोड़ा सा रुको कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ये जो हम लोगों का लायबिलिटीज है, देखो वो ग्रीन कलर का ऊपर में हुआ ना, ये जो हम लोगों का लायबिलिटीज है, याद रखना लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। सिंपल बात है कि अगर हम एक बिजनेस को चला रहे हैं तो उस बिजनेस में जो भी कर्जा मेरे ऊपर हुआ, ऐसा कर्जा जिस कर्जा का पेमेंट हमको करना पड़ेगा। सपोज कर लो हम कहीं से उधार में पैसा लेकर के आए, या कहीं बैंक से लोन लेकर के आ गए, या किसी घर वाले से उधार में पैसा लेकर के आए, या किसी दुकानदार से उधार में सामान खरीदे हैं। तो जो भी पैसा मेरे ऊपर बकाया है वो पैसा जिसका पेमेंट हमको करना पड़ेगा, यानी मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा है, मेरे बिजनेस के ऊपर जो भी पैसा बकाया है, ऐसा पैसा जो हमको दूसरे को देना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए कर्जा।
इसी कर्जा को कॉमर्स के भाषा में हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी मतलब कुछ नहीं भाई, सिंपल बात है, लाइबिलिटीज मतलब ऐसा कर्जा जो बकाया है और जिस कर्जा का पेमेंट आपको करना पड़ेगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लो आपके बगल वाले राशन दुकान से आप सपोज कर लो कि उधार में सामान खरीद के लाएं और उसको आप बोले कि 3 तारीख या 4 तारीख को पैसा दे देंगे, या सपोज कर लो बैंक से लोन लेकर के आ गए या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार में पैसा मांग के लाएं, बोले कि अगले महीना दे देंगे, तो जो भी पैसा जो आपके ऊपर बकाया है, जो पैसा का पेमेंट आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा, वो आपके लिए लाइबिलिटी होगा। क्लियर? अब ध्यान से समझना, ये जो लाइबिलिटी है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है करंट लाइबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसा आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं वो है करंट लाइबिलिटी और दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को बोला जाता है चालू दायित्व और नॉन करंट लाइबिलिटी को बोला जाता है गैर चालू दायित्व। अब समझते हैं कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, एक बार में समझना। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा पैसा बकाया है, आपके ऊपर कोई ऐसा लाइबिलिटी है जिस लाइबिलिटी का पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर यानी 12 महीने के अंदर अंदर जिस लाइबिलिटी का पेमेंट आपको कर देना है, वो आपके लिए करंट लाइबिलिटी होता है। सिंपल बात है, कोई भी ऐसा पैसा आपके ऊपर बकाया है जिस बकाया पैसा का पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर अंदर 365 दिन के अंदर अंदर जिस लाइबिलिटी को आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा, वो आपके लिए करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक, दूसरी ओर ऐसा लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है। ऐसा लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है, यानी 12 महीने के बाद 1 साल के बाद जिस लाइबिलिटी का पेमेंट करना है वो होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यानी करंट लाइबिलिटी का समय 1 साल का होता है, 12 महीने का, 365 दिन का, और नॉन करंट लाइबिलिटी का जो पीरियड होता है वो 1 साल से लंबे समय के लिए होता है। क्लियर? अब नीचे देखो एग्जांपल लिखे हैं करंट एसेट का और करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। करंट लाइबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बिल्स पेबल को शॉर्ट में बीपी बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, रिसीव इन एडवांस एटसेट्रा, और भी काफी सारा चीज होता है। आपको बस कुछ कुछ याद रखना है। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या होगा भाई, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन और रिसीव इन एडवांस। नॉन करंट लाइबिलिटीज में नॉन करंट यानी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है, उसमें आएगा जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, फंड्स हो गया, और भी काफी सारा चीज। आया समझ में? आया समझ में? अगर मान लो बैंक से आप अगर 1 साल से कम समय के लिए लोन लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म होगा, और अगर आप बैंक से लोन लिए हैं जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करोगे तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। आगे समझ में लाइबिलिटी? ठीक है। सिमिलर उसी तरीके से होता है एसेस्ट। अब देखो ऊपर में एसेस्ट लिखा गया है। अब एसेस्ट का मतलब समझ लो क्या होता है। सिंपल सा बात है भाई, ऐसा कोई भी चीज जिसका मालिक हम है वो मेरा एसेस्ट है। नॉर्मल, ऐसा कोई भी चीज, बिजनेस का ऐसा कोई भी चीज जिसका मालिक हम है वो मेरे लिए एसेस्ट है। चलो बिजनेस से थोड़ा हट के अपने बारे में आप बोलो। आपका घर का ऐसा कोई भी चीज जो आपके पास है जिसका मालिक आप हो वो आपका क्या कहलाएगा, एसेस्ट। जैसे ये जो मेरा बिल्डिंग है, मेरा जो घर है उसका मालिक हम है तो बिल्डिंग मेरे लिए एसेस्ट है। लैंड यानी जमीन, जमीन मेरे लिए एसेस्ट है। केस पैसा रोकड़ वो मेरे लिए क्या है, एसेस्ट है। देख लो जैसे मेरे पास अभी देखो ये 200 है, ये मेरे पास कितना है भाई, ये मेरे पास अभी 200 है, तो ये 200 मेरे लिए केस है और ये मेरा एसेस्ट है। ठीक है, केस, और ये केस मेरे हाथ में है तो इसको बोलेंगे केस इन हैंड। यही केस अगर बैंक में जमा होगा तो केस एट बैंक बोलेंगे। अच्छा, साथ ही साथ देख लो ये मेरा मोबाइल फोन, क्या है मेरा ये मोबाइल फोन, तो ये जो मेरा मोबाइल फोन है ये मोबाइल फोन भी मेरे लिए एसेस्ट है। मेरा कलर टीवी हो गया, मेरा रेफ्रिजरेटर हो गया, मेरा साइकिल हो गया, मेरा मोटरसाइकिल हो गया, मेरा कंप्यूटर हो गया, ये सब चीज मेरा क्या है, एसेस्ट है। सेम वैसा ही जो भी चीज बिजनेस के पास है, जिसका मालिक बिजनेस है, वो बिजनेस के लिए एसेस्ट होता है। सिंपल सा इसका मीनिंग है। ठीक, अब एसेस्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है करंट एसेस्ट और दूसरा नॉन करंट एसेस्ट। नॉन करंट एसेस्ट को फिक्स एसेस्ट भी बोला जाता है। अब ये करंट एसेस्ट और नॉन करंट एसेस्ट और ये जो नॉन करंट एसेस्ट होता है यानी जो फिक्स एसेस्ट होता है, फिक्स एसेस्ट में 2 एसेस्ट आता है, टंजिबल और इनटंजिबल। हम अभी इसको डिटेल में बताएंगे। चलो देख लो नीचे, आप लोगों को समझाने के लिए देखो डिटेल में यहाँ पे क्या लिखे भाई, ध्यान से समझना। हम बोल रहे हैं कि ये जो एसेस्ट होता है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है करंट एसेस्ट और दूसरा होता है नॉन करंट या फिक्स एसेस्ट। ये फिक्स एसेस्ट देखो 2 तरीके का होता है, एक होता है हम लोग का टंजिबल एसेस्ट और एक होता है इनटंजिबल एसेस्ट। ठीक, और
ये जो है नीचे उन सब का हिंदी नाम है, ठीक है। करंट एसेट को बोलेंगे चालू संपत्ति, नॉन करंट एसेट को गैर चालू संपत्ति, फिक्स एसेट को अस्थायी संपत्ति, टेंजिबल एसेट को मूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट को बोला जाता है अमूर्त संपत्ति। अब सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि करंट एसेट क्या होता है। सिंपल सा बात है, कोई भी ऐसा एसेट जिस एसेट का यूज 1 साल के अंदर अंदर किया जाता है, कोई भी ऐसा एसेट जिसका यूज 1 साल तक के लिए किया जाता है, या कोई भी ऐसा एसेट जिसको 1 साल के अंदर बार बार खरीदा और बेचा जाता है, या कोई भी ऐसा एसेट जिसको 1 साल के अंदर केस में बदला जा सकता है, यानी बेसिकली 1 साल बोल रहे हैं, 1 साल के अंदर केस में बदल सकते हैं। ऐसा एसेट जिसको 1 साल में बार बार यूज करते हैं, ऐसा एसेट जिसका यूज सिर्फ 1 साल तक के लिए किया जाता है, ऐसा एसेट होता है करंट एसेट। अब दूसरा और जो हम लोगों का नॉन करंट एसेट या जो फिक्स एसेट है, इसका मतलब होता है कि ऐसा एसेट जिस एसेट का यूज हम लोग 1 साल से लंबे समय के लिए करते हैं। कब से भाई? 1 साल से लंबे समय के लिए जिस एसेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब फिक्स एसेट में 2 एसेट आता है, टंजिबल और इनटंजिबल। टंजिबल यानी मूर्त, टंजिबल फिक्स एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको देखा या छुआ जा सकता है और जिसका वास्तविक स्वरूप होता है। जैसे बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड को देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेरा मोबाइल फोन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, टीवी को देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए टंजिबल है। इनटंजिबल ऐसा एसेट होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ इसका जो है सिर्फ मौद्रिक मूल्य यानी मॉनेटरी वैल्यू होता है, लेकिन इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है और ना ही इसका कोई निश्चित आकार होता है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल्ड में जो है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखो करंट एसेट। तो करंट एसेट का मीनिंग हम अभी समझा दिए, जो एसेट का यूज 1 साल से कम समय के लिए करते हैं या जिस एसेट को हम लोग बार बार केस में बदल सकते हैं, ठीक। ये हम लोगों का करंट एसेट का एग्जाम्पल है। याद रख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना और याद कर लेना। करंट एसेट में आता है केस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, साथ ही साथ हम लोगों का जैसे हो गया डेटर्स। याद रखना, डेटर्स करंट एसेट है। डेटर्स, बिल रिसेबल जिसको शॉर्ट में बीआर बोलते हैं, स्टॉक, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस, एकड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। और भी ऐसे काफी सारा चीज होता है जो करंट एसेट में आता है, ठीक। सिमिलर इसी तरीके से करंट एसेट के बाद आते हैं फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट। तो देखो भाई, फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट का ये हम लोगों का आपका थ्योरी है। हम बताए हैं ऐसा एसेट जिसका यूज 1 साल से लंबे समय के लिए किया जाता है। इसमें 2 एसेट होता है, टंजिबल और इनटंजिबल। तो देखो सबसे पहले टंजिबल फिक्स एसेट के बारे में बोला, तो टंजिबल फिक्स एसेट उसे बोला जाता है जिसे देखा या छुआ जा सकता है और जिसका वास्तविक स्वरूप होता है। जैसे में क्या किया, तो जैसे में आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर कार हो गया, टीवी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। उसी तरीके से अब फिक्स्ड एसेट में जो है दूसरा नंबर पे आता है आपका इनटंजिबल फिक्स एसेट यानी अमूर्त अस्थायी संपत्ति। ऐसा एसेट जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, हाँ, लेकिन उसका मौद्रिक मूल्य मतलब देखो जी, ये मॉनेटरी वैल्यू यानी जिसको हम लोग पैसा में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा एग्जांपल क्या क्या है भाई इंटेंजिबल फिक्स एसेट का, तो याद रखना ये क्वेश्चन में पूछता है, याद रख लेना नाम। इंटेंजिबल फिक्स एसेट में आता है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रॉयल्टी और पेटेंट एक्सेट्रा। इन सब के बारे में जो है हम आप लोगों को आगे क्लास 11th में ही जब बीएसटी पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडी, उस समय हम इन सब के बारे में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आगे क्या होता है, और तो भाई आगे देख लो, आगे हम लोगों का क्या होता है कैपिटल, यानी कैपिटल में आता है, कैपिटल हो गया ओनर इक्विटी, ड्रॉइंग, इनकम टैक्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन का क्या मतलब है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का मतलब है कि बिजनेस में जो भी हम लोगों का खर्चा होता है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जो भी पैसा हमको मिलेगा वो इनकम एंड गेन। अब जैसे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जैसे सैलरी पेड करना है, रेंट पेड करना है, वेजेस पेड करना है, कैरेज पेड करना है, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ये खर्चा है। इनकम एंड गेन जो हमको मिलेगा जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब हम लोगों के लिए जो है वो इनकम एंड गेन है, ठीक है। इतना सारा चीज अगर समझ में आ गया तो इस चैप्टर का मोर देन 90% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो बहुत हो गया बातें साथें, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सारा चीज को अच्छे से नोट डाउन करके रखना। 3 दिन 4 दिन का सिलेबस आपको हम 1 दिन में ही जो है 10-15 मिनट के अंदर बता दिए। हर चीज को अच्छा से नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलो आओ अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो भाई ये देखो हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 है आधारभूत लेखांकन शब्द या शब्दावली। चलो अब समय नहीं गवाते हैं, क्वेश्चन आंसर किया जाए इसका, ठीक है। चलो भाई तो आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ जी पहला क्वेश्चन बोल रहा है माल का अर्थ है गुड्स मीन
गुड्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है, गुड्स का मतलब है ऐसा सामान जिसको हम लोग बार बार खरीदते या बेचते हैं, वो मेरे लिए गुड्स है। अच्छा, इस चीज को समझ लो। हाँ, सपोज कर लो कि आप एक कॉपी किताब का दुकान है आपका। किसका दुकान है? कॉपी किताब का, यानी बेसिकली स्टेशनरी का आपका दुकान है। अब अगर स्टेशनरी का दुकान है तो वहां आप किन चीजों को खरीदोगे और बेचोगे? तो बेसिकली किताबों को खरीदा बेचा जाएगा। किताब हो गया, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, कटर हो गया, आपका रबड़ हो गया, पेपर हो गया, आपका कलर पेपर हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया आपका, इसके बाद इंक हो गया, मार्कर हो गया, डस्टर हो गया। स्टेशनरी का सामान खरीदोगे बेचोगे। तो आपके बिजनेस पे ये जो स्टेशनरी का सामान खरीद और बेच रहे हैं, ये स्टेशनरी का सामान आपके लिए गुड्स है। साथ ही साथ आपका जो दुकान है, उस दुकान में कहीं पे उसका बिल्डिंग होगा, लैंड होगा, दुकान में आप कंप्यूटर लगाए होंगे, दुकान में आप फर्नीचर लगाए होंगे, दुकान में आप फैन लगाए होंगे, तो वो सारा चीज आपके लिए एसेट है। फर्क समझो, एसेट और गुड्स का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब संपत्ति और गुड्स का मतलब होता है माल, यानी जिनको खरीदेगा और बेचा जाएगा। अब एक राशन दुकान समझ लो। एक अगर राशन दुकान है तो राशन दुकान में जो भी आपका पदार्थ है, जैसे मान लो चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारा चीज क्या है? वहां का गुड्स है। ठीक है। और उस दुकान का जो बिल्डिंग है, जो लैंड है, जो फर्नीचर है, जो टेबल है, जो कैलकुलेटर है, वो उसका एसेट है। आया समझ में? तो यहां ये बोल रहा है कि माल का क्या अर्थ है। तो सिंपल सा बात है भाई, माल का मतलब होता है कि जिन सामानों को हम लोग खरीदते और बेचते हैं, वो मेरे लिए गुड्स कहलाता है। यानी ऑप्शन ए, माल विक्रय की जाने वाली, क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तु। ठीक है, यानी कि कमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, जिन सामानों को खरीदते और बेचते हैं वो गुड्स कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से कौन चालू संपत्ति नहीं है? अब देखो, हम करंट एसेट बताए ना आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट, कौन यहां से करंट एसेट नहीं है? चलो जी, तो देखो, सबसे पहले बोला प्रीपेड एक्सपेंसेस, आदत व्यय। भाई ये तो मेरा करंट एसेट होता है सर जी, अभी बताएं। डेटर यानी देनदार, ये भी मेरे लिए करंट एसेट होता है। फर्नीचर, फर्नीचर यानी ये फिक्स एसेट होता है। क्या होता है ये? फिक्स एसेट। और बिल्स रिसेबल, ये भी मेरे लिए करंट एसेट होता है। तो बोला है कौन करंट एसेट नहीं है? तो फर्नीचर मेरे लिए करंट एसेट नहीं है, क्योंकि फर्नीचर मेरे लिए फिक्स एसेट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मूर्त संपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टंजिबल एसेट, कौन टंजिबल एसेट नहीं है? मोटर कार, बताओ मोटर कार टंजिबल एसेट है या नहीं है? है। मोटर कार को देख या छू सकते हैं, तो मोटर कार टंजिबल एसेट है। गुडविल, गुडविल को देख या छू नहीं सकते हैं, ये इंटंजिबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। स्टॉक को यानी सामान को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब टंजिबल है। गुडविल इंटंजिबल है। 4 नंबर क्वेश्चन में व्यापारिक कटौती यानी ट्रेड डिस्काउंट क्या है? याद रखना, बिजनेस में 2 तरीके का डिस्काउंट मिलता है। ऐसे डिस्काउंट कई तरीके का होता है, लेकिन बेसिकली 2 टाइप का डिस्काउंट जानना है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। नॉर्मल समझ लो, जब कभी भी गुड्स को परचेज किया जाएगा, क्या करे जाएगा? गुड्स को परचेज किया जाएगा या सेल किया जाएगा, तो गुड्स को परचेज या सेल करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक। अब सामान को खरीदा और बेचा गया, उसके बाद जब पेमेंट होगा, उसका क्या होगा? पेमेंट होगा। पेमेंट होते समय में जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट। क्लियर? गुड्स को परचेज या सेल करते समय जो डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद जब पैसा पेमेंट होगा, पेमेंट होते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट। ठीक। तो यहां पे बोला व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो सिंपल बात है भाई, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या बोले भाई? भुगतान किए जाने के समय, अलाउड टू बी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। नहीं, पेमेंट होते समय तो भाई कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। माल विक्रय के समय दी जाती है, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। बिल्कुल सही, माल को जब बेचेंगे उस समय दिया जाएगा। ठीक है। पेमेंट के समय जो है वो कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है? पेमेंट के समय भाई साहब कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, नगद कटौती कैश डिस्काउंट इज। हम अभी बताएं कैश डिस्काउंट कब होता है भाई? पेमेंट के समय। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे मेकिंग पेमेंट है, भुगतान के समय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर में कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल इज। तो सिंपल सा बात है, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला याद रखना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। यानी एक बिजनेस में जो भी करेंट एसेट है, जब उससे करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा हम लोगों का वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। 7 नंबर में चालू संपत्ति है करंट एसेट। यहां से बताओ कौन करंट एसेट है? लैंड,
फिक्स एसेस्ट है बिल्डिंग, फिक्स एसेस्ट है मशीनरी, फिक्स एसेस्ट है स्टॉक, स्टॉक करंट एसेस्ट होता है, ठीक है। 8 नंबर चालू दायित्व है, करंट लायबिलिटी इज क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी है डिवेंचर, ये करंट लायबिलिटी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म लोन, ये भी करंट लायबिलिटी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटर। हम आगे अभी लिखवाएं आप लोग को सब चीज। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण एक किताब विक्रेता है, कौन सा मद उसके व्यापार के लिए माल होगा, यानी उसके लिए क्या गुड्स होगा। अरुण इज ए बुक सेलर, विच आइटम विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस। अरुण जो है वो बिजनेस है उसका, किस चीज का भाई है, बुक्स का, बुक बेचता है, उसके लिए गुड्स क्या होगा। अब जाहिर सी बात है अगर बुक दुकान है तो स्टेशनरी, स्टेशनरी उसके लिए गुड्स होगा, तो इसका राइट आंसर होगा परचेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी उसके लिए गुड्स होगा। देखो परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फिक्स एसेट होगा, फैन फिक्स एसेट होगा, फर्नीचर फिक्स एसेट होगा, अभी हम समझाएं, ठीक है। स्टेशनरी उसके लिए करंट एसेट होगा। 10 नंबर कार्यालय के पुराने फर्नीचर का मरम्मत व्यय है, रिपेयर चार्ज ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर इज। देखो एक्सपेंसेस दो तरीके का होता है, यानी खर्चा दो तरीके का होता है। सिंपल सा बात है भाई, ऐसा खर्चा जो आपके लिए बार बार करना होगा, ऐसा खर्चा जो आपके लिए बार बार करना होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आयगत खर्च। और ऐसा खर्चा जो आपको साल में सिर्फ एक बार करना होगा वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो आपके पास एक पुराना फर्नीचर है, तो भाई उस पुराना फर्नीचर को तो बार बार रिपेयर कराना होगा, क्योंकि पुराना हो गया है तो वो तो बार बार टूटेगा, बार बार खराब होगा, बार बार उसको रिपेयर करना होगा। तो पुराने फर्नीचर के लिए जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा, यानी आगम व्यय होगा, बार बार आपको उसके लिए खर्चा करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान करने वाली व्यापारी को दी जाती है, इज गिवन टू बिजनेसमैन व्हेन क्लियर हिज पेमेंट बिफोर सर्टेन पीरियड। देखो जी पेमेंट किया, देखो पेमेंट का जिक्र आया, हम अभी समझाए थे, किसका जिक्र आया, पेमेंट। पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, हम अभी समझाएं। पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट मिलता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट, यानी नगद कटौती। 11 नंबर इसका राइट आंसर है। 12 नंबर दीर्घकालीन दायित्व है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऐसा लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में देखो डिवेंचर नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जिसको नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। बिल्स पेबल ये हम लोगों के लिए करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर ये हम लोगों के लिए करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लाइबिलिटी है, इसका राइट आंसर होगा ए। 13 नंबर में बोल रहा है चालू दायित्व से आशा है, करंट लाइबिलिटी मीन्स, हम अभी समझाएं, करंट लाइबिलिटी ऐसा लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर कर देना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो 12 महीने के अंदर दे ये है, व्हेन आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर पेड हो जाए। 14 में बोल रहा है चालू संपत्तियों से आशय है, करंट एसेट मीन, अभी बताएं करंट मतलब 1 साल से कम, ऐसा एसेट जिसका यूज 1 साल से कम समय के लिए किया जाता है, ऐसा एसेट जिसको 1 साल के अंदर बार बार केस में बदलते हैं 12 महीने के अंदर, किसके अंदर भाई 12 महीने के अंदर, राइट आंसर होगा इसका ए, ठीक है। चलो 15 नंबर कार्यालय भवन का भाड़ा 2000 रुपया दिया, यह है ₹2000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस, हम पिछले क्लास में ये चीज पढ़ाए हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है हम बताए थे। ट्रांजैक्शंस मतलब होता है जो बार बार किया जाता है। अब मान लो आपका एक ऑफिस है, वो ऑफिस है, आप किसी दूसरे के मकान में ऑफिस बनाए हैं, तो भाई ऑफिस का किराया तो आपको हर महीना देना होगा, हर महीना देना होगा, तो ये आपके लिए ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। 16 नंबर में स्वामीगत कोष के अलावे उपक्रम की देनदारों को कहा जाता है द ओब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर द ओनर्स फंड आर एज नोन एज। एक मालिक है, अपना कैपिटल लगाया, इसके अलावे जो अलग से वो कैपिटल लगाता है वो क्या कहलाता है, तो सिंपल सा बात है वो उसके लिए लाइबिलिटीज है, यानी वो किसी दूसरे का पैसा लगाया होगा। बिजनेस में या तो अपना पैसा लगेगा या दूसरे का पैसा, अपना पैसा एसेट कैपिटल होगा, दूसरे का पैसा जो लेंगे दूसरे का पैसा लाइबिलिटी होगा, सिंपल बात है। 17 नंबर क्वेश्चन का नॉर्मल बात है, हम समझा दे रहे हैं, ये पिछले इससे पहले जो है फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है। 2 लाख रुपया का गुड्स सेल्ड किए, इसके बाद 10,000 का गुड्स बच गया, तो जो बच गया है वो आपके लिए क्या है, एक इवेंट है आपके लिए, ठीक है। ये पहले भी पढ़ाए थे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर अस्थायी संपत्तियों में सम्मिलित है, फिक्स एसेट इंक्लूड, क्लोजिंग स्टॉक फिक्स एसेट नहीं होता है, फर्नीचर हाँ ये फिक्स एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट होता है, पेमेंट इन एडवांस करंट एसेट है, डेटर भी क्या है करंट एसेट, तो फिक्स एसेट यहां से क्या है भाई फर्नीचर।
19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्टिटियस एसेट? अब आप बोलोगे कि सर फिक्टिटियस एसेट क्या है, तो सिंपल सा बात है, फिक्टिटियस एसेट एक्चुअल में एसेट नहीं है, बस उसको हम माने हैं एसेट, यानी ऐसा एसेट जो अभी मेरे लिए खर्चा है लेकिन फ्यूचर में हमको उससे लाभ हो सकता है, तो फिक्टिटियस एसेट होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके अलावे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब जो है मेरे लिए फिक्टिटियस एसेट कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन में एक व्यक्ति को जिसे फार्म को धन देना है कहलाता है, ए पर्सन टू हिम मनी इज वॉन्ड बाय ए फार्म इज कॉल्ड। हाँ, ये चीज बड़ा कंफ्यूजन करता है, देखो अच्छा से समझो। सपोज कर लो क्या है, ये एक फार्म है, क्या है, ये एक फार्म है, ये एक बिजनेस है, अच्छा से समझना इस कॉन्सेप्ट को। हाँ, ये क्या है भाई, ये एक बिजनेस है। अब सपोज कर लो अगर ये बिजनेस जो है, अगर किसी पर्सन, ये एक पर्सन है, मान लो इसका नाम है ए। अब सपोज कर लो ए, एक बिजनेस जो है वो ए को पैसा देगा, इसका मतलब है कि ए जो है वो कभी ना कभी बिजनेस में जो है वो कोई सामान बेचा होगा। तो अगर ए किसी को, बिजनेस अगर किसी को पैसा देगा तो वो पर्सन बिजनेस का क्या कहलाएगा, सेलर कहलाएगा, ठीक है। और सपोज कर लो कोई एक और आदमी है, वो आदमी क्या किया है, बिजनेस जो है उस आदमी से उधार में पैसा लेकर के अपने बिजनेस में लगाया है, दूसरे का पैसा बिजनेस में लगाया है, तो वो आदमी बिजनेस से पैसा लेने वाला होगा, तो इस आदमी को हम लोग बिजनेस का क्रेडिटर बोलेंगे, इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। तो यहां बोला गया है वो आदमी जिसको बिजनेस पैसा देगा तो वो क्या कहलाएगा, सेलर यानी कि विक्रेता। 21 नंबर में किसी समय के दौरान व्यय पर आय की आधिक्य को कहते हैं, द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इज कॉल्ड। यानी अगर सिंपल बात है, अगर आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम, इनकम मतलब आप पैसा ज्यादा कमाएं और खर्चा कम किए। सपोज कर लो कि आप कमाए हैं 1000 रुपया, कितना कमाए 1000 और खर्चा किए 800, तो आपके पास कितना बचा भाई, 200 रुपया बचा, तो ये 200 रुपया आपके लिए प्रॉफिट है, नॉर्मल बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड विद इन केस ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। नॉर्मल बात है, एसेट जिसको शॉर्ट पीरियड में केस में बदला जा सकता है, शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल से कम समय में, तो वो हम लोगों के लिए करेंट एसेट कहलाता है। करेंट एसेट को ही लिक्विड एसेट बोला जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। 23 नंबर पे अमूर्त संपत्ति है, इनटैंजिबल एसेट। देखो स्टॉक करेंट एसेट होता है, कैश करेंट एसेट, लैंड फिक्स एसेट होता है। ये क्या होता है, फिक्स एसेट, कैश करेंट एसेट होता है, स्टॉक करेंट एसेट, गुडविल होता है, इनटैंजिबल एसेट आगे लिखवाए हैं। 24 नंबर पे बोल रहा है दायित्व है, लाइबिलिटी आर, लाइबिलिटीज कौन है भाई, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता, करेंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल करेंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी करेंट लाइबिलिटी है, सब है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंटेज, हम अभी समझाएं भाई, पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 29 नंबर, उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धरता है उसे कहा जाता है, ऑल दोज टू हुम बिजनेस वॉन्ट्स मनी आर कॉल्ड। वो सारे लोग जिसका पैसा बिजनेस अपने पास रखा है, वो सारे लोग बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएंगे, अभी समझाएं आगे। 30 नंबर, व्यवसाय के लिए प्रयुक्त शब्द है, अनदर टर्म यूज्ड फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है यानी एक्सपेंसेस को पेड करना होगा, पेड करेंगे तो वो एक्सपेंसेस एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो एक्सपेंसेस को बेसिकली बोला जाता है एक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक है। 31 नंबर, लेन देन का अर्थ है ट्रांजेक्शंस मीन। ट्रांजेक्शंस का मतलब अभी बताएं हम लोग भाई क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना, यानी जब दो लोगों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्म ऑफ मनी, पैसा देके लेन देन करना, ये होता है हम लोगों का ट्रांजैक्शन, ठीक। इसके बाद ये हम लोगों का जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएं, जितना भी अभी क्या बताएं जी, क्वेश्चन बताएं, उन सारे क्वेश्चंस का ये आंसर की है, ठीक है। आप अगर चाहें तो ऊपर जो भी क्वेश्चन बनाए हैं इन सारे चीज को आप लोग जो है वो मैच कर सकते हो। आया समझ में, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ भी, तो उसके लिए आप राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां आप लोगों को सब चीज हम अवेलेबल कर देंगे। ऐसे ही ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से ही बाकी सारे सब्जेक्ट का सारा चैप्टर हम पढ़ा देंगे। हर चैप्टर का अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप जो है वो अपने सारे सब्जेक्ट को एक एक करके जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।